घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 100 दिन मोदी सरकार के। सबसे पहले हम दिखाएंगे अपना एजेंडा। 100 दिन की मोदी सरकार, क्या बन रहे हैं सियासत और सत्ता के नए आकार। कई वादे उम्मीदों का अंबार था जब मोदी सरकार सत्ता में आई 26 मई को। 100 दिन के बाद और इस 100 दिन से पहले लगातार हर दिन सरकार पे नजरें टिकी रही, मीडिया के भी, विरोधी के भी, और जिन लोगों ने उम्मीदों से वोट दिया था, मतदान किया था कि आखिर किस तरह से अपने वादे को पूरा कर रही है मोदी सरकार। तमाम तरह के काम किए गए हैं, दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, इरादे नेक हैं ये बताने के प्रयास किए गए हैं। कुछ काम भी हुए हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको भी किए जाने बाकी है, लेकिन सिर्फ 100 दिन अभी हुए हैं। लेकिन 100 दिनों में शायद देश की ये पहली सरकार होगी जिस पे लगातार जिसका आकलन हर दिन हर पल किया जाता रहा है। क्या कारण है ये आप सब जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हुए, चुनाव प्रचार के समय में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में एक निराशा का माहौल है, वहां उम्मीद वो जगा रहे हैं, उम्मीद से लोगों ने मतदान किया। 100 दिनों के बाद क्या क्या हुआ इस पे लगातार चर्चा है, लगातार इस पे बहस हो रही है, चर्चाएं भी हो रही है, दिखाया भी जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या इन 100 दिनों में किया है, चाहे देश में हो, विदेश में हो, तमाम तरह की। हमारे साथ आज श्याम जाजू साहब है, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, अवधेश कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है, भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ हिमांशु शेखर चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक सलाहकार भी झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री के हैं। लेकिन उनसे ज्यादा है कि राजनीति को समझने की जो उनकी अपनी कोशिश है, इसके कारण से भी आज विशेष रूप से हमने उनको आमंत्रित किया है कि क्या मोदी की सरकार ने 100 दिन में जो कुछ घोषणा के अलावा जो काम हुए हैं, मोदी सरकार के आने के बाद से सियासत पे कितना असर पड़ा है देश के। आप सबको याद होगा कि देश में खास करके सबसे पहला जब शुरुआत हुई 26 मई को, तो सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता दिया गया। ये एक इनविटेशन था, लेकिन काम कहीं हुए। लेकिन सबसे अहम जो सियासी जिसका परिणाम जो देखने को सीधा सीधा मिला कि लालू और नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी साथ आ गए। ममता बनर्जी जो 30 साल से वाम दल के खिलाफ वहां पश्चिम बंगाल में लड़ रही थी, उन्होंने कहा कि वो सीपीएम के साथ जाने को तैयार है। यही दो नहीं, कई अहम सियासी असर सीधे सीधे 100 दिन में हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधेश जी आपसे। 100 दिनों का अगर मोदी इफेक्ट सियासत पे देखा जाए तो क्या है? दिलीप जी, केवल इसको दलीय सियासत तक, राजनीति तक अगर हम सीमित करेंगे तो शायद मूल्यांकन में थोड़ी कमी रह जाएगी। इसीलिए जिस तरह चुनाव के पूरे एक वर्ष में, वो चुनाव के पहले के पूरे एक वर्ष में पूरे भारत की सामूहिक चेतना परिणत हो रही थी, जिसमें राजनीति भी थी। एक आलोड़न पैदा हो रहा था, पूरा बदलाव की चाहत आहट के रूप में दिखाई दे रही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सरकार आने के बाद वही गति, वही मनोविज्ञान और वही स्थिति है, लेकिन भिन्न रूप में, जरा तेज और धीमी गति में आप देखेंगे तो लगभग उस प्रकार का ही असर है। जैसे चुनाव के पूर्व पार्टियां जिस ढंग से नरेंद्र मोदी पर बाकी हमला करती थी, जो स्थितियां थी, चुनाव परिणाम के बाद उनको सब समझ में आया है, तो अब उसको वो कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अटैक कर रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। पहले का सिचुएशन ये था, पहले ये बता रहे थे कि मोदी का केवल हवा है, इसलिए जरूरत नहीं है शायद इकट्ठा होने की, जो कुछ भी करेंगे चुनाव के बाद होगा। जब भी तीसरे मोर्चे के लिए बैठे तो उसमें यह बताया गया कि भाई जो बनेगा वो चुनाव के बाद बनेगा। मतलब कल्पना यह थी कि मोदी इतने सीटों तक सिमट के रह जाएंगे, उनको समर्थन नहीं मिलेगा और फिर हम लोग 96 या की तरह या फिर 89 की तरह प्रयोग कर सकेंगे, या कांग्रेस को थी कि हम यूपीए का एक प्रयोग दोहरा सकेंगे। अब चूंकि एक स्थिति बन गई है, तो उसके बाद अब एक कोशिश हो रही है धीरे धीरे, राजनीति के मनोविज्ञान पर इसका इतना व्यापक असर है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी नीति पर, रणनीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य है। पहली बात तो यह है, एक लाइन करते हैं
लेकिन ये देखिए कि जितने सर्वेक्षण हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से केवल नहीं होता है, जनता का समर्थन आपको है कि नहीं है, जनता उस चीज को चाहती है कि नहीं चाहती है, इस पर राजनीति की धारा निर्भर करती है। पिछले 3-4 दिनों में जितने सर्वेक्षण आए हैं समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, उसमें अभी बहुमत ने नरेंद्र मोदी के प्रति उम्मीद नहीं छोड़ी है। यह राजनीतिक पार्टियों के लिए गहन चिंतन का विषय होगा कि यह जो स्थिति बन रही है अभी भी उनके लगातार आलोचना के बाद वो क्यों है, और यह भविष्य की शायद दिशा कुछ निर्धारित कर पाएगी। जी हिमांशु, आपके पास आएंगे, उसके बाद हम आएंगे श्याम जी के पास। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये दो ऐसे एजेंडे थे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लगातार लोगों के सामने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तथ्यों के साथ उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के प्रयास किए चुनाव से पहले। लेकिन एक एजेंडा था जो बिल्कुल साफ था, लेकिन जिसके कारण पोलराइज भी हुआ पूरे चुनाव में, वो था हिंदुत्व का एजेंडा। तो गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व, तीनों चीजों की जो सियासत थी, जिस तरह की सियासत हुए चुनाव परिणाम के बाद 100 दिन में, वो चीजें कहां कहां किस स्वरूप में आपको नजर आ रहा है? ये देखिए 100 दिन में जैसा अवधेश जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें अच्छी दिख रही हैं, कुछ चीजें अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि सियासत, मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही ये कह दिया था या ये संकेत दे दिया था कि मैं औरों से अलग हूं, मैं परंपराओं से हटके और जो अभी तक जिस तरीके से चीजें चली है उससे हटकर मैं कुछ नया दूंगा। इन 100 दिनों में ये जरूर बताया गया है, ये जरूर संकेत आए हैं कि ये कुछ नया करेंगे, लेकिन इस नए में कुछ ऐसी चीजें भी होती दिख रही हैं जो व्यवस्था को बर्बाद भी करेगा। कुछ अच्छी चीजें हैं, विकास के कुछ ऐसे आयाम शुरू हुए हैं जिस पर लोग चर्चा तो करते थे, लेकिन सरकारें निर्णय लेने का हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी। जैसे रक्षा में इन्वेस्टमेंट का है, एफडीआई को जिस तरीके से मोदी जी ने खोला है, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लेकिन अगर आपने ये देखा होगा हरियाणा में और झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की हुटिंग हुई, अब एक अधिनायकवाद की टाइप की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश हो रही है कि नहीं मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। तो ये एक ठीक है, मोदी जी ने कहा था कि हम एक कुछ नया देंगे, तो ये जो नया देने की कोशिश है, ये हमको लग रहा है कि कहीं कहीं हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात करेगा और कर भी रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जिस दिन झारखंड में हुटिंग हुई और जिस दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिया गया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो मैं आपके यहाँ बड़े क्षमा के साथ ये कह रहा हूँ कि उस दिन तमाम चैनलों पर बहस इस बात को लेकर हुई कि क्या मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में न जाना क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। मतलब वहां भी मोदी ही सही हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, किन परिस्थितियों की वजह से नहीं जा रहे हैं, उन परिस्थितियों का निर्माण किस वजहों से हुआ, वो चर्चा का विषय नहीं बन पाया जी। तो आज के तारीख में भी मीडिया का स्वाभाविक है कि अभी, और मीडिया का और सबका उम्मीदें अभी बनी हुई हैं, और जिस तरीके से मोदी जी चले हैं 100 दिनों में, उससे उम्मीदों के टूटने की कहीं से संभावना नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस तरह के वो वादे किए थे वो वादे पूरे करेंगे, ऐसे अभी तक 100 दिनों में ये आसार तो दिख रहा है। ये आशा है, ये उम्मीद है, लोगों से काम करेंगे। श्याम जी, एक तो चीजें वो हैं जो बहुत साफ है, जो निर्णय लिए गए, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पे लिए गए हों, चाहे वो अलग अलग विषय पे जिस तरह के लोग काम करें, किस समय लोग ऑफिस में आए, किस तरह से मंत्री काम करें, मंत्रियों के क्या किस तरह से, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जिनका सीधा वो संकेत नहीं है, वो संदेश नहीं है जिससे कि आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। उसका काफ़ी दूरगामी परिणाम होते हैं। मैं कुछ चीज़ों को आपको गिनाना चाहता हूँ। अब लालू और नीतीश जैसे एक दूसरे के इतने बड़े विरोधी रहते हुए दोनों को करीब आना, ममता बनर्जी का लेफ्ट पार्टी के शरण में या उनके लिए अपने द्वार खोलना, जो कि 30 साल से उनसे उनकी लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ अगर आप देखें कि मायावती ने मुलायम के जो लालू फार्मूला था उसको किस तरह से रिजेक्ट किया है। इसके साथ आप देखें कि जो बात अभी हिमांशु कह रहे थे कि
सीएम की हूटिंग हुई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। कुछ तो संकेत है इन तमाम चीजों में। वो क्या संकेत है, वो क्या सियासी बदलाव, क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस वक्त, जिसके कारण नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? इस बार की सरकार का गठन होने के बाद, मोदी जी का नेतृत्व प्रस्थापित होने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे देश की उम्मीदें बहुत बड़ी थी। यूपीए के बारे में जो फ्रस्ट्रेशन था, स्वाभाविक रूप से मोदी जी का बहुत बड़ा स्वागत हुआ और लोगों को अनपेक्षित मैंडेट लोगों ने दिया। जी, आपने अभी जो राजनीतिक समीकरण और बदलती परिस्थितियां हर राज्य की जो बताई है, एक बात इसमें स्पष्ट दिखती है, इसके पहले राजनीति में कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ सब इकट्ठा, इस प्रकार की राजनीति इस देश में एस्टेब्लिश थी। क्योंकि कांग्रेस ये एक पावरफुल पार्टी थी, सशक्त पार्टी थी, और उसको समर्थ विकल्प देने के लिए सब पार्टियों को इकट्ठा आना पड़ता था। ये अलग अलग राज्यों में, जैसे नीतीश और लालू का आपने उदाहरण दिया, जो एक दूसरे को जंगल राज कहते थे, एक दूसरे के शत्रु थे, गए 5-7 साल में एक दूसरे के खिलाफ अच्छा बोल नहीं पाते थे, वो सब इकट्ठा आ गए। मायावती और लेफ्ट इकट्ठा आने की कोशिश कर रही है और बाकी भी पार्टियां मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह संकेत ये दे रहा है कि मोदी जी और एनडीए ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो रहा है, और निश्चित रूप से ये सब लोगों को ऐसा लगता है कि यह संकट अगर रोकना है तो हम सबको इकट्ठा आने की जरूरत है। तो एक प्रकार से यह सर्टिफिकेट है मोदी जी की ताकत को। अब रहा सवाल 100 दिन की बातों का, 100 दिन में उनके कौन से निर्णय हुए, कौन से अचीवमेंट्स है, क्या उपलब्धियां है, इसकी तो चर्चा मीडिया के माध्यम से, वृत्तपत्रों के माध्यम से सभी जगह हो रही है। जो दृश्य परिणाम है और कुछ अदृश्य परिणाम है। मोदी जी ने कुछ निर्णय लेकर यह संकेत दिया कि मैं जो सोचा है, जो कहा है, उससे कटिबद्ध हूं, मेरी नीति और नियत साफ है और मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा, अदृश्य कई परिणाम उन्होंने दिए हैं। आखिर ऐसा है, जिस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से यह सब रिजल्ट लेना है, जो प्रतिनिधि है, जिस जमीन पे यह काम करना है, यह जमीन कोई एक रात में बदली नहीं जाती। पर इन्होंने अपने व्यवहार से ऐसे संकेत दिए हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं। जिस दिन उस पवित्र लोकशाही के मंदिर में जाने के समय उन्होंने झुककर नमस्कार किया, पूरा देश उनके सामने झुक गया। सार्क देशों को निमंत्रित कर उन्होंने एक नया, और पहले दिन से, पहले सेकंड से, और जो लोग आए सार्क देश के प्रतिनिधि, उनको केवल सेलिब्रेशन के लिए नहीं बुलाया, दूसरे दिन उनके साथ तुरंत कूटनीतिक बातें कर विदेश नीति की शुरुआत हुई। कोई भी रिश्तेदार पीए पीएस नहीं रहेगा, इस प्रकार का संकेत देना और उसका सख्त अमल करना, इसमें उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं बताई। उसमें अपवाद भी बने कुछ। नौकरशाही की प्रॉपर्टी के बारे में कानून तो पहले भी था, पर आज तक क्रियान्वित किसने किया ही नहीं। सबको अपना प्रॉपर्टी कार्ड देना पड़ेगा, मंत्रियों को अपना प्रॉपर्टी का वहां क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। विदेश प्रवास करना होगा तो उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, यह आवश्यक है। क्यों है? सरकार का पैसा खर्च बचाना, बोलना अलग बात होती है, व्यवहार में अलग है। यह उन्होंने करके दिखाया। पत्रकारों की टोली जाती थी विदेशों में, वो उन्होंने रोका, और जो जाने वाले लोग हैं, अगर अपरिहार्य है तो ही जाना, इस प्रकार का सात सज्जा पे उन्होंने कंट्रोल किया। अपने सहयोगियों को इस प्रकार का कंट्रोल करने का एक नैतिक अधिकार, नैतिक मानदंड उनके पास है। 1 लाख के ऊपर खर्चे के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। कई प्रशासकीय निर्णय ऐसे लिए कि जिसका सामान्य आदमी अपेक्षा नहीं कर सकता था। इतने कम कार्यकाल में एसआईटी गठन, ये प्रशासन का विषय है, जो काले पैसे के बारे में पार्टी ने बोला ही था। प्लानिंग कमीशन खत्म करना बहुत बड़ा निर्णय। ये प्लानिंग कमीशन खत्म करना, इसका सिंबॉलिक एक महत्व है, सियासी महत्व है इसका, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इसका महत्व नहीं है सिर्फ, लेकिन इसका एक सियासी महत्व है। पुष्पेंद्र, कई चीजें अभी उन्होंने श्याम जी ने जो गिनाए हैं, उनमें कई ऐसे चीजें हैं जिनको अगर आप देखें तो उनके मायने जो सामने दिखते हैं वो कुछ और है, जो दूरगामी उसके परिणाम होने वो कुछ और हैं। देखिए, मात्र प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करना मैं समझता हूं कि शायद मकसद नहीं रहा होगा मोदी का। और आप पिछले 60-65 सालों में जो सरकारें आई हैं, उसमें नेशनल फ्रंट की भी सरकार आई है, उसमें लेफ्ट समर्थित सरकारें भी आई हैं, लेकिन इस देश में जो चीज़ें पिछले कई सालों से परंपराओं से चली आ रही हैं और उस परंपरा से हटने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, मोदी ने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके इस देश की नई तरीके से संरचना हो, इसमें नई प्लानिंग हो, नया जोश डाला जाए, आज की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें तय हों। और वो नेहरू के ज़माने से, इंदिरा के ज़माने से एक परपाटी चली आ रही थी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम और 5 सूत्रीय कार्यक्रम, वो सारी चीज़ें जो हैं उससे लगता है कि पूरी सोच बदल रही है। इसके साथ साथ आप एक बात और देखें कि पिछले
100 दिन के अंदर इस देश में प्रधानमंत्री बनते या तो कश्मीर जाता था और कश्मीर जाकर के वहां के लोगों से बात करना और पैकेज अनाउंस कर देना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पैकेज दे देना, सच्चर कमेटी की बात करना, रिजर्वेशन की बात करना, सेकुलरिज्म की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना, ये सारे शब्द नहीं सुनाई दे रहे। अब इस देश में सिर्फ ये सुनाई दे रहा है 125 करोड़ लोगों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, सड़क बनाने की बात हो रही है, इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का, अगर हम सब लोगों को याद हो, लोकसभा में जिस वक्त वो जीत के आए थे और पहली उनकी स्पीच थी, जब हमने ये भी नोटिस किया, हो सकता है देश के बहुत सारे लोगों ने इसको ये माना हो कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक छवि बना ली है कि वो तो इतिहास को गलत रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप याद करें कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1200 साल की गुलामी के कारण हमारी मनदशा ऐसी हो गई है। यह पहली बार शब्द आया 1200 साल। इससे पहले इस देश में अंग्रेजों की गुलामी तक माना जाता था 250 साल। अब इसमें एक लंबा संदेश है, अगर लोगों को समझ में आता है तो लोग समझ रहे हैं कि उनका इशारा कहां है। और ये कोई संघ भी जो है इस बात की बात कहता रहा है, संघ कभी अंग्रेजों की गुलामी से पीछे की बात भी कहता रहा है, लेकिन वो बात कभी राजनीतिक दल से नहीं आई। अब आप देखें कि लाल किले की प्राचीर पर वो खड़े होते हैं। हमने अब तक जितने प्रधानमंत्रियों को सुना है, वो सिर्फ आखिर में जब भाषण उनका खत्म होता है तो सारे लोगों से वो आग्रह करते हैं कि मेरे साथ 3 बार कहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लेकिन आपने देखा कि भारत माता की जय भी वहां से हुआ और वंदे मातरम भी हुआ। आपको याद होगा कि वंदे मातरम के मामले में मीरा कुमार जब थी और का सत खत्म हो रहा था, तो एक संभल से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो चुनाव वो वहां मौजूद थे, और जैसे ही वंदे मातरम शुरू हुआ वो उठ के भागे। उस पर उन्होंने नोटिस लिया, लेकिन इस देश ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया कि अगर ये राष्ट्रीय गान है और उसकी एक सेंसिटी है तो एक मुसलमान आदमी को उसकी सेंसिटी को बरकरार रखना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि उसके अलावा और लोग नहीं थे। उसका मैसेज है। लगातार वो वंदे मातरम की बात कह रहे हैं, वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजों में मुझे लगता है नेशनलिज्म की, भारतीयता की जो डेफिनेशन है और खासतौर से संघ का जो कल्चरल नेशनलिज्म है, उसको वो बहुत बखूबी तरीके से मैसेज लगातार दे रहे हैं। अब अगर लोगों को ये सब सिंबॉलिक लोग समझ रहे हैं कि यहां गलती हुई होगी, ये इसलिए नहीं कहा होगा, उसलिए नहीं कहा होगा, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर उनका जाना, दर्शन करना और उस वस्त्रों के अंदर बाहर निकल के आना और वैसे ही रहना, कहीं ये नहीं कहना कि मुझे इसमें ये नहीं करूंगा, मैं सेकुलर देश का हूं, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, मैं यहां भी जाऊं। जो वो हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं, उसके बारे में उनका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन किसी और के बारे में कुछ नहीं कह रहे। और आज की घटना है कि आज देखिए उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को गीता दी है और गीता देते वक्त जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि पूरी इस दुनिया के अंदर, इस धरती और ब्रह्मांड में गीता मेरे सबसे नजदीक है और मैं इसको सबसे बढ़िया दुनिया का ग्रंथ मानता हूं। अब ये मैसेज है, तो इस किस्म के मैसेज पिछले ये भी कहा कि टीवी पे डिबेट हो जाएगी, हमारे सेकुलर देश कहेंगे मोदी को ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी मालूम है कि इस गीता के देने को इस देश में एक वर्ग जो है वो किस तरह प्रचारित करेगा, इसका भी बखूबी उन्हें ज्ञान है, लेकिन उसके बाद जो उनकी सोच है उसमें वो नहीं डिग रहे कि मुझे देश के लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है धर्मानी जी, कि इन तमाम संकेतों से ध्रुवीकरण, सियासी ध्रुवीकरण भी होता है या उसको वैसे भी देखा जाता है? देखिए, मुझे ये लगता है उसको वैसे देखा जा रहा है। अगर आप राजनीतिक आप जो बात कह रहे हैं जी, ये जो ध्रुवीकरण और इसका जो 100 दिन में जो सरकार का साइड इफेक्ट जी, ये जो सेकुलर और ध्रुवीकरण, इसी वजह से ये देश जो है जिस दिशा में आज तक चलता रहा है, मुझे लगता है कि ये ध्रुवीकरण, सेकुलरिज्म, इसको लेके ही एजेंडा चलता रहा है। मुझे लगता है जो आने वाली पीढ़ी है, जो आई है इस बार, जिन्होंने वोट किया है, जो युवा पीढ़ी है, वो अकाउंटेबिलिटी चाहती है, हर क्लास की अकाउंटेबिलिटी चाहती है। मुझे लगता है जो जवाबदेही पैदा करने की एक प्रथा मोदी सरकार डालने का प्रयास कर रही है, ये युवाओं को अपील कर रही है। और आप देखें, जो अभी पुष्पेंद्र भाई ने बात कही कि ओथ लेते ही अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे कार्यालय में अपने पहुंचना एक संदेश है अपने आप में, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे जितने भी आपके बाबू हैं, कि आप काम पर टाइम पर पहुंचे। मुझे लगता है जो ये वर्क कल्चर खत्म होता जा रहा था देश में, सरकारी नौकरी को सरकारी नौकरी नहीं समझ रहे थे, वो अपने आप को शाह समझ रहे थे, नौकर शाह हो गए थे। मुझे लगता है ये जो एक चेंज है उसके अंदर, कल्चर के अंदर, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स करने का, ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये तो साफ दिखता है, ये तो साफ दिखता है जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए आप एक बात तो मान के चलिए, जो संकेत है, जो सिंबल्स है, जो सिंबलिज्म है, साफ है। उन्होंने ये बात बड़े अपने व्यवहार में भी दिखाई है कि मैं जिस भी धर्म को मानता हूं,
उसको उसके प्रति मेरा जो श्रद्धा है वो मैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर मेरी मां के प्रति मेरी श्रद्धा है तो मैं दिखाऊंगा, पब्लिकली दिखाऊंगा। अगर कोई और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है मैं उसका भी सम्मान करूंगा। ये उन्होंने अपने व्यवहार में करके दिखाया है। अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखें प्राइम मिनिस्टर को, कि आपने 370 की जैसे बात हम अगर करते हैं तो आप जो बार बार बात कह रहे हैं ना कि एक ध्रुवीकरण की बात आती है, आप देखिए आरोप यही लग रहे हैं। आरोप अगर कांग्रेस और जो बीजेपी के विरोधी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है और बिल्कुल जो नॉर्म्स है उससे हटकर बुलाई हुई है, और इन्होंने क्या चला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मंत्री है उसने 370 का मुद्दा छेड़ा और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय सिर्फ स्टेटमेंट देकर चले गए। ये जो एक कूटनीतिक जो आप बात कर रहे हैं ना विदेश नीति में, उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज है। जहां जहां भी वो गए हैं आप देखिए कि कितनी सक्सेसफुल उनकी विजिट रही है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी जो कुछ मुंह से बोलते रहे हैं वो डिलीवर किया तो मैं ये समझता हूं कि ये ध्रुवीकरण और सेकुलरिज्म ये अब इतिहास होने वाला है। ये इतिहास होने वाला है। अवधेश जी, इससे पहले मैं आपके पास हूं, पुष्पेंद्र जी, मैं सिर्फ जो अभी धारा 370 की बात कर रहे हैं, आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान के साथ बातचीत रद्द हुई तो हमारे देश में बहस सिर्फ इस बात को लेकर हुई रद्द होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा छुपा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के दलाल और पाकिस्तान के एजेंट जिस तरीके से हुर्रियत के से लेकर 26 तंजीमों की दुकानें वहां चल रही हैं और पाकिस्तान के एजेंडे पे वो लोग काम करते हैं, आईएसआई के एजेंडे पे काम करते हैं, वो जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिले तो भारत सरकार ने इस बात पर बातचीत को रद्द किया है कि यह बातचीत भारत के इंटरनल मामलात में दखल है सीधे तौर पे। इसका मैसेज यह है कि यह हुर्रियत की दुकानें जो पाकिस्तान के थ्रू चल रही थी, अब भविष्य में हुर्रियत के कोई भी आदमी, हुर्रियत का कोई लीडर, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो हार्ड हो, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, विदेश मंत्री से जो एक रस्म बना रखी थी 60 साल से कि साहब हम तो मिलते ही हैं, वो खत्म कर दी है हमेशा के लिए। ये बड़ा मैसेज है उसमें। लेकिन कई चीजें, हिमांशु, इससे पहले अवधेश जी और श्याम जी के पास में आओ कि तमाम जो विरोधी हैं, जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है, वो बीजेपी पे खास करके जब से सरकार बनी है एक आरोप लगातार है कि आप हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कई चीजें जो संकेत हैं, जो जिस बात को पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, उनके जरिए आपने सुना होगा कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे थे जब नेपाल गए वो। ये देखिए, अब राजनीति में आरोप तो कोई भी कुछ भी लगाएगा। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो इससे पहले भी कुछ वोटों का, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ इस देश में जी। तो इस तरह की राजनीति है तो ध्रुवीकरण करने के तो प्रयास होंगे ही। राजनीति में सीटें कैसे मिलेंगी? अगर लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, किसी भी दल के साथ नहीं आएंगे, तो उनकी सीटों की संख्या बढ़ नहीं सकती है। लेकिन इसमें एक जो छुपा हुआ तथ्य है और सत्य है जो देश हित में है कि ये ध्रुवीकरण के कारण जो जाति की दीवार खड़ी कर दी गई थी, उस दीवार टूटी है। हिंदू धर्म में तमाम जातियां, ये जात वो जात, आप बिहार में देख ले या किसी भी नॉर्थ इंडिया हिंदी स्पीकिंग जितने भी राज्य हैं वहां देख लीजिए, जाति की पहले तो वर्ग, लगभग हर पहले वर्ग उसके बाद जाति। अब कम से कम ये ध्रुवीकरण में कम से कम जाति की दीवार तो टूटेगी। ये हम समझते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत समझ से ये शुभ संकेत है जी। चाहे ये हिंदू ध्रुवीकरण हो या कोई भी ध्रुवीकरण। अब देखिए ध्रुवीकरण का भी राष्ट्र को फायदा हो रहा है। देखिए धारा 370 पे बात करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करना, गंगा की सफाई पे, अगर लोग इसको भी मानते हैं कि ये भी कोई हिंदू धर्म से या हिंदुत्व का मामला है, तो धारा 370 का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं करें कि अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। इसमें तो कुछ अच्छाइयां भी तो निकल के आ रही हैं। कम से कम वो दीवारें जो खड़ी की गई थी वो दीवारें तो टूट रही है। देखिए ना, ऐसी दीवारें टूटी कि नीतीश और लालू एक हो गए। ये दीवारें टूट गई, ये सियासी मजबूरी हो गया, अस्तित्व का सवाल हो गया। सियासत में दीवार टूटने की मोदी का इफेक्ट है ये सीधा सीधा। दिलीप जी, ये सर्वाइवल का प्रश्न नहीं, ये मोदी इफेक्ट इसको क्यों नहीं कह, अगर हम देखें सरकार में नहीं, इसमें दिलीप जी ये ऐसा है, हम इस इंटरप्रिटेशन से सहमत नहीं है। ये मोदी इफेक्ट नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्या है जी। ये है कि नीतीश और लालू की ओरिजिनलिटी सामने आ गई।
हकीकत में क्या थे वो कौन लाया? वो उसके लाने सार्वजनिक के हो पीछे गया। कौन है? इसमें नहीं, उसके ये जो लाने के उन पीछे लोगों- क्या है? उन लोगों सर्वाइवल के का सवाल है। पीछे जी। जो चेहरे के पीछे था वो साफ हो गया। चेहरे- नीतीश कुमार इतने बड़े जिस तरीके से मोदी जी को नीतीश कुमार क्या कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम इक्वली बराबर है, जैसे मोदी है वैसे हम भी हैं। जी। तो वो जो नकाब पहने थे, ये नकाब उतर गया। नहीं, नकाब उतारने वाला भी होना चाहिए। ये नकाब नकाब उतारने वाला कौन है? ये डर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जाति की दीवार टूटी, इसलिए वो लोग अपने आप पे आ गए, अपनी औकात पे आ गए सब लोग। नहीं, लेकिन ये दिलीप, यही तो जाति कह रहे की हैं। हम यही ये तो कह रहे हैं कि हम अगर मोदी की वजह से वो टूटी, हम तो मोदी की वजह से हम देखिए मोदी कई चीजों को तोड़ रहे हैं श्याम जी, कई चीजों को व्यक्तिगत तोड़ रहे हैं। देने की कई और बजाय- चीजें हैं। मुझे लगातार कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि कमर्शियल ब्रेक लें आप। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, जल्द वापस लौटते हैं। अवधेश जी और श्याम जी आपके पास लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुना दीजिए जावड़ेकर साहब वाला क्या है। एक बार फिर से स्वागत है। हम घटना चक्र में चर्चा कर रहे हैं 100 दिनों में मोदी सरकार के जो अलग अलग जो काम किए हैं उस पर लगातार चर्चा है, लेकिन इसके असर, कुछ सियासी असर हुए हैं और सियासी असर का जो कुछ परिणाम तत्काल दिख रहा है, कुछ परिणाम इसके आगे हो सकते हैं। 2-3 सवाल हैं श्याम जी, आपसे जानना चाहते हैं। अगर हम देखें जो आरोप लगे हैं इस वक्त काम के अलावा, जो तमाम तरह के, अगर कोई योजना शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहती है योजना तो पहले हमारी ही सरकार की थी और फिर हमारी सरकार की योजना आगे बढ़ा रहे हैं। जब देश के जीडीपी का मसला आता है कि ये 4.6 से 5.7% हो गया तो कहते हैं ये तो हम उस अप्रैल में तो हमारी भी सरकार थी, इसमें हमारा भी योगदान है। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जिनको वो श्रेय लेना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के या विरोधी जो आपके हैं। लेकिन जो बात लगातार आ रहा है कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद यहाँ पे ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है, यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा देश में बढ़ा, ये आरोप लग रहे हैं। और ख़ास करके जिस तरह के, जैसे जब संघ प्रमुख का बयान आया है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, उसको लेके भी बवाल हुआ। उसके बाद जब लव जिहाद एक लगातार अगर आप देखें सुर्खियों में है, इसको लेके भी जो आपके विरोधी हैं वही कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव का प्रचार करने का कमान देते हैं तो उसको भी उसी तरह से देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें क्या मोदी सरकार के प्रभाव से हो रहा है या कुछ और कारण है? जिस प्रकार के ध्रुवीकरण की चर्चा हम यहाँ पर करते थे जी, तो मुझे लगता है कि मोदी जी वो व्यक्तित्व है जो अंदर और बाहर एक है। जो उनके मन में है वो छिपाते नहीं है। अलग अलग प्रसंगों का जो वर्णन हमारे सभी सहयोगियों ने कहा है, नेपाल में जाके उनका जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ जी, वो आज भी जिस अनौपचारिकता से, जिस दिन वो 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, कोई भी सुरक्षा कवच ना लेते हुए, कोई भी भाषण ना पढ़ते हुए, भाषण खत्म होने के बाद वंदे मातरम बोलने में ना संकोच करते हुए, लोगों में घुल मिलकर जो चेहरा उनका यहां पर दिखा वही चेहरा आज हमने जापान में देखा। वो ड्रम बजा रहे, वो बांसुरी बजा रहे, वहां के लोगों को मिल रहे, सभी जगह मोदी मोदी के नारे लग रहे। तो मोदी जी जो है वो कहने में और करने में संकोच नहीं करते, जो है वो है। तो इसका आज तक की इस देश की राजनीति सांप्रदायिकता, सेक्युलरवाद, इस सब शब्दों के इर्द गिर्द रही। अब ये सांप्रदायिक आप ये जो यहाँ पर दिलीप जी अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आप बढ़ा रहे हैं इस वक्त। मोदी जी ने चुनाव के पहले भी और अभी भी पूरा एजेंडा अपना विकास का एजेंडा रखा है। ये सब छोटे मोटे शब्दों की कीमत कम करके इस देश की सब दीवारें तोड़कर उन्होंने विकास के एजेंडे पर, अपने एजेंडे पर चुनाव करवाया और उसके आगे भी अपना एजेंडा वही रखा। ये देश में सबसे बड़ी बात। विकास और सुशासन तो साफ दिख रहा है एजेंडा, लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, चाहे वो गीता आप दे रहे हैं, चाहे पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं, चाहे भारत में सब हिंदू हैं ये बात कह रहे हैं, ये जहां से भी आ रहा है, इसके मैसेज तो बहुत साफ है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो आपकी बुनियादी सोच है, राजनीति की सोच है,
वो भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी की दिशा स्पष्ट है, जी। नीति स्पष्ट है, दिशा स्पष्ट है, इसमें वो संकोच नहीं करते, पर अपने एजेंडे से भी वो इर्द गिर्द घूम नहीं रहे। ये एजेंडा है, उन्होंने ये एजेंडा जिस स्पीड से जन धन योजना का अमल किया, आज तक 10 साल पहले से अकाउंट खोलेंगे, मनरेगा का पैसा जमा करेंगे, पर उस सरकार में ये क्रियान्वयन की हिम्मत नहीं थी। आज कल तक का आंकड़ा जो था 2,16,00,000 अकाउंट्स अपने आप खुलते हैं 10 दिन में। ये जो प्रेरणा है, शौचालय की योजना जो उन्होंने बनाई, खुद होके प्रेरणा देके लोग आगे आ रहे कि हम इसके लिए तैयार है। ये जो जनता की भागीदारी है, जनता का जो पार्टिसिपेशन है और सबको साथ लेने की भूमिका है। उनका पहला स्पीच आपने अगर पार्लियामेंट का सुना होगा तो उनका पार्टियों की सरकार नहीं है, सरकार देश की है, सबको लेके साथ चलेंगे। किसके कितने सांसद ये मैटर नहीं करता, हर एक एक सांसद का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। और इस जनधन योजना में भी उन्होंने सब पूरे देश को संकेत दिया, एक भी एमपी है तो वो अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम में रहेगा। जनता बैंक की नहीं है, ये योजना बैंक की नहीं है, सरकार की नहीं है, पूरे जनता की योजना है। और गरीब आदमी ये हमारा केंद्र बिंदु है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय की कल्पना, एकात्म मानव दर्शन की कल्पना, ये कहने में भी मोदी जी संकोच नहीं करते। कहने में भी, और जो छवि बन रहा है अवधेश जी, वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो छवि है वो भी मजबूत हो रहा है, साथ ही साथ ये भी साफ साफ दिख रहा है आपको। श्याम जी की तरह मैं ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी के न दिल का एक्सरे देखा है, न उसका स्कैन किया है कि जो दिल में है वही बोलते हैं जी। लेकिन जो कुछ उनको बोलते और जो देखा है, देखिए 4 बातें आ गई हैं, इसलिए मुझे चारों। पहली बात कि नरेंद्र मोदी जहां विदेश जा रहे हैं वो केवल राजनीतिक नेतृत्व के रूप में उनकी भूमिका नहीं है, वो एक सांस्कृतिक नेतृत्व की भूमिका में भी दिखाई देते हैं। और जो सांस्कृतिक नेतृत्व है वो उनके राजनीतिक नेतृत्व को ज्यादा परिपुष्ट करता है। क्योंकि आप जहां जाते हैं, अब आप वो टोक्यो से यात्रा शुरू कर सकते थे लेकिन वो क्योतो गए, क्योंकि 6वीं शताब्दी में अगर वहां बौद्ध धर्म गया तो वो भारत से गया है। तो वहां उस बात को रेखांकित करना, उस रूप में बात करना, लोगों के दिलों को जोड़ना, विवेकानंद की जापान यात्रा की पुस्तक, तो ये जो भाव होता है उससे क्या है कि वो एक बार लोगों से संवाद जब आपका स्थापित हो जाता है तो फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक वो ज्यादा सशक्त होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कहीं मुझे दो मत नहीं है, लेकिन जो आप बार बार कर रहे हैं कि भारत के राजनीति पर असर, तो मैं जब इस शब्द का प्रयोग करता हुआ था चुनाव परिणाम के ठीक बाद कि इस बार के चुनाव ने एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसको प्रतिमानात्मक बदलाव की शुरुआत की है, उसमें थोड़ा सा हिमांशु जी ने थोड़ा उसको टच किया। प्रतिमान का मतलब यह था कि 1989 से लेकर के और 2014 तक भारत की राजनीति जो है वो क्षेत्र, जाति, संप्रदाय लगभग 3 के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसी के इर्द गिर्द चलती थी। उसको लोगों ने तोड़ा। तो अब यह है कि जो एक बार तोड़ना शुरू हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या वो प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है वो पीछे लौट जाएगी? क्योंकि ये सारे जो नेता मिलने वो पीछे लौटाने की कोशिश है। तो अब मेरा मानना यह है कि मोदी जो है वो बाकी अपने कार्य से ही एक पैराडाइम शिफ्ट करके वो एक कैरेक्टर ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि बाकी नेताओं को मुकाबला करने के लिए उसके अनुरूप आना होगा। पहला, जैसे अगर वो उस व्यक्ति ने नौकरशाहों को काम करने के लिए मजबूर किया तो नीतीश कुमार को, मुलायम सिंह को या फिर ममता बनर्जी को यह दिखाना होगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए काम के घंटे निश्चित किए, उनके खर्च के घटाए, तो वो दिखाना पड़ेगा। अगर वो विदेश में जाकर के भारत का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे नेपाल में, तो किसी विपक्षी नेता को भी जाकर के ये दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। और ये साधारण बात नहीं है जिसको आप बदलाव की बात कर रहे हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया जिस प्रकार से तीव्र है वो दूसरे नेताओं पर भी लागू होती है। अगर आपको आना है, क्योंकि देश की जनता केवल ये नहीं देखेगी कि आप इकट्ठे हो गए। क्षेत्रीय चुनाव में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी तो फिर मोदी के पैरेलल आपका व्यक्तित्व है कि नहीं है, उसके अनुरूप आपका काम है कि नहीं। और जो हुटिंग की बात उठा रहे थे, ये बात जरा अशोभनीय मुझे भी उस समय लगती थी जब हुटिंग होता था, लेकिन अब ये मोदी के नाम पर जो एक लोकप्रियता मोदी का है उसमें एक उन्माद का भाव भी है। ये मैं मानता हूं, उन्माद बीजेपी के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक है और भारत की राजनीति के लिए, लेकिन वो एक लोकप्रियता है। तो क्या भारत में ऐसा नेता पैदा होगा जिसको कि मोदी की तरह लोग मोदी मोदी चिल्ला करके और दूसरे नेता को जो है हुट कर देंगे? तो वो भी एक देश में स्थिति खड़ी हो रही है, उसका भी मुकाबला करने की स्थिति अभी देश की नहीं है। तो जो आप राजनीतिक बदलाव की आप बात कर रहे हैं, ये सारे नेता भारत में हुए बदलाव की
मोदी के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ते हुए असर को महसूस नहीं कर रहे हैं। उसने विदेश नीति में भी एक नई धारा की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के जो लोग हैं उनको इसके लिए नए शब्द करने पड़ेंगे कि अब हम इसको क्या शब्द दें। इसमें दिलीप जी थोड़ा एक लाइन और हिमांशु भाई, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आप बात की है, देखिए 7 नेताओं को आपने जो बुलाया है, भारत की जो एक सांस्कृतिक राष्ट्र की जो भूमिका है व्यापक की, राजनीतिक रूप से हम अलग होते हुए, भौगोलिक रूप से अलग होते हुए जो भारतीय राष्ट्र की कल्पना थी कि ये भारतीय राष्ट्र का मतलब है सांस्कृतिक एकता, अखंड भारत की बात जो नहीं, अखंड भारत दैट इज अनदर थिंग। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हर जगह भारत का झंडा ही फहराए। इस देश में 100 राजे रजवाड़े थे, लेकिन गंगा को सभी ने माता कहा, हिमालय को सभी ने मुकुट कहा, सभी के लिए द्वारका धाम रहा। ये होती है राष्ट्र के पीछे की सांस्कृतिक चेतना। तो जो 7 राष्ट्रों को उन्होंने एक जोड़ा है, वो एक शुरुआत है उसकी दिशा में, ये मैं स्वीकार करता हूं। जापान जाकर भी एक बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक जो कल्पना थी, वो सब चीजें हो रही हैं, जो कि अभी ये भी नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हंगामा शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, देश उस दिशा में जा रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए दूसरे नेताओं को उस रूप में और पार्टियों को तैयार होना पड़ेगा। इसमें दिलीप जी, मैं इसमें हस्तक्षेप इसलिए करना चाह रहा हूं कि जैसा अवधेश जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूं कि एक तरीके का उन्माद का परिणाम है ये हुटिंग। हो सकता है मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि आज उनके बराबर में कोई नहीं है। मान लिया जिस दिन हुटिंग की घटना हुई थी, उसके दूसरे दिन भी स्टूडियो में बहस के दौरान मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूं कि ये हो गया, ये स्वतः स्फूर्त भी हो सकता है, ये बीजेपी की प्लानिंग है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं ये भी नहीं मानता हूं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस घटना की निंदा आखिर क्यों नहीं करते हैं बीजेपी के लोग। गलत है, उसको आप अगर उसकी निंदा नहीं करते हैं तो ऐसे करने वालों का मन बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है। इसकी एक अपील कर सकते हैं। बीजेपी के नेता है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी पूरी मुझे। घटना ने एक संदेह तब पैदा किया जब बीजेपी इसकी बचाव में उतर आई। जी, हिमांशु भाई की एक बात बहुत अच्छी है, स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग नहीं है। जब ऐसा आप विचार करिए, जहां हुटिंग हुआ उस राज्यों की स्थिति क्या है। हुटिंग हुआ हरियाणा में, जहां 10 में से 8 जगह पे कांग्रेस को नकारा है। हुटिंग हुआ झारखंड में, देखिए फिर जहां बचाव एक कर भी रहे हैं सीट कि को मिला नहीं पाए। हुटिंग हुआ महाराष्ट्र में, जहां 48 में 43 सीटों पे विरोध हुआ। तो ये जनता का जो मानस है, ये जनता का जो मानस है, वो समझने की आवश्यकता है। मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज उस दिन मन से किसने देखा होगा, तो मोदी जी ने खुद वो लोगों को शांत करने की कोशिश की, लोगों को रोकने की कोशिश की। ऐसे प्रकार के हुटिंग का कोई समर्थन नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करती है। मोदी जी की खुद की सभा में कई बार मोदी जी को लोगों ने बोलने नहीं दिया। इतने वो पॉपुलरता के ऊपर उच्चतम कोटि पर पहुंचे हैं कि लोगों के उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार का हुटिंग का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। पर तीनों राज्यों में जो स्थिति है उसका भी आकलन करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लोगों का मनोबल नहीं हो सकता था। दिलीप जी, ऐसा है कि ये राजनीतिक संस्कृति व्यवहार के ठीक नहीं, जो आप प्रभाव कह रहे हैं ना, जो राजनीतिक व्यवहार है राजनीतिक संस्कृति के प्रति भी अगर मैं वही कह रहा था, हो गया एक अपील भाजपा कर सकती थी कि मोदी जी की सभाओं में दूसरे लोगों को भी, हमारे समर्थक जो है वो शांति से बोलने दे। मैं जब बोलूं तो जितना नारा लगाना है, मोदी जी ने वहां कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये जो बात शुरू हुई, नहीं, मुझे हुटिंग से आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं। राजनीतिक संस्कृति, आपकी बात ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये वो पार्टी लाइन पे बात आ गई। अगर आपसे जो मेरा सवाल है, मैं एक मिनट अपनी बात कह लूं। मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने इसको एंडोर्स नहीं किया, उन्होंने कंडेम भी नहीं किया, इसका कंडोम भी नहीं किया। हुड्डा जी को उन्होंने अपने घर पर चाय पर बुलाया, और उसके बाद जो हुड्डा जी का बयान है वो पढ़िए, और आप ये देखिए कि उन्होंने इसको ना एंडोर्स किया। और हुड्डा जी ने जिस प्रकार अपने 10 साल के महिमा मंडन शुरू किया, उसके बाद वहां हुटिंग शुरू हुई, क्योंकि मैं वहां खुद प्रेजेंट था। जब आप हुटिंग से आगे बढ़ते हैं, हुटिंग पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति पे सीधा किसी चीज का असर होता है, क्या वो असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस असर को, जो व्यापक असर ऐसा जो खतरनाक राजनीति के लिए, समाज के लिए, और बात कहना चाह रहा हूं। लेकिन जो मेरा सवाल है आपसे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद भाजपा पे क्या असर हुआ, ये बताएं हमें। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आप बात कहना चाह रहे हैं जी, कि भाजपा पर क्या असर हुआ, ये तो भाजपा के नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए आप। नहीं, आप निष्पक्ष पत्रकार के रूप से आप वो तो बात बताएंगे। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के आने के बाद
यह अवश्य हुआ है कि उन्होंने अपने कर्म से यह दिखाया है कि वो लीडर हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। अपने उन्होंने व्यवहार से दिखाया है कि मैं ये चाहता हूं तो मैं खुद कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो बीजेपी की आपने बात कही कि उन्होंने ओथ टेकिंग में ही दिखा दिया कि मेरे परिवार से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। ये कौन सी अच्छी बात हो गई? अच्छी है या बुरी है? ये आप देखिए ना, नो इंटरफेरेंस इन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर भी कोई नहीं। यहाँ पर देखिए मैं बात कंप्लीट कर लीजिए। मुझे ये लगता है कि आप ये देखिए कि अगर आपने इनका जो भी बात कर रहे थे जापान में जो उन्होंने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और ये आने वाले समय में विदेश नीति पर बहुत बड़ा असर डालेगी कि हम किस प्रकार का विश्व चाहते हैं, विकास उन्मुख चाहते हैं या विस्तार उन्मुख चाहते हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। ये आप देखिएगा इस पर कितनी डिबेट होगी इंटरनेशनल लेवल पर जी। मुझे लगता है कि उनकी जितनी बातें हैं, जो उन्होंने आपने जो भी बात कर रहे थे पहले दिन जिस दिन वो चुने गए थे, जो मेरा सवाल था उसको सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात, मैं जो बात कहने लगा हूं अकाउंटेबिलिटी की बात, बीजेपी पर अब क्या असर है? बीजेपी पर जो असर पड़ा है, बीजेपी में कितना बदलाव आ गया है, किस तरह की पार्टी बीजेपी यहां से बनेगी? जो बीजेपी प्रदेश के राष्ट्र के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे को काम सौंपा, मैंने उनको आके जवाब दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, मेरे को अकाउंटेबिलिटी चाहिए हर नेता की, और जिस प्रकार का मैंडेट उन्होंने लिया है, आप ये माने या ना माने, 50% से ज्यादा वोटर जो है वो मोदी को वोट डाल के आया है, ना कि बीजेपी को। और आप ये जब आपको याद होगा संघ प्रमुख साहब ने एक बात कही थी कि आप ये जो सवाल कि ये व्यक्ति की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, जनता ने वोट दिया है, व्यक्ति के लिए नहीं। आपको शक नहीं है? नहीं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कुछ इशारा, कुछ संकेत में इशारा करती हैं, इसमें कोई शक आप उस बात का जवाब नहीं, सीधा श्याम जी आपसे सीधा पूछते हैं, धर्मानी साहब उस बात का जवाब नहीं दे कि भाजपा पे असर पड़ा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद? भाजपा ये केडर पार्टी है। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, जनधन योजना की जब विषय शुरू हुआ तो पत्रकारों ने भी बोलना शुरू किया कि ये कैसे होगा, इस देश में इतने लाख अकाउंट, 7.5 लाख परिवार के 15 लाख अकाउंट कैसे होंगे, और उसका टारगेट था 1 साल का। ये केडर पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ। पूरे देश के सभी ब्यूरोक्रेसी को मोदी जी का ईमेल गया, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको मोटिवेट किया, और दिखा ऐसा, जिस दिन उन्होंने 1.5 करोड़ अकाउंट डिक्लेयर किए, उस दिन 1,86,00,000 खुले थे, और उसके आगे आंकड़ा बढ़ रहा है। आज तो सवाल केडर पार्टी जब होती है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पार्टी पर क्या असर है, ऐसा क्लियर कट मैंडेट जब जाता है, निश्चित रूप से वो भी देखिए अभी सरकार की का गुणगान कर रहे हैं, जहां मोदी का पार्टी पर असर है, मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये कोई नेता के खिलाफ बोले तो ही स्पष्ट बोलना है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। जवाब दे रहे हैं पूरे एक पहली बार देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को प्योर मेजॉरिटी मिली, तो भी एनडीए की सरकार चल रही है, और एजेंडा कोई भी लुका छिपी का ना करते हुए, किसी भी बात में ना नकारते हुए, अपने एजेंडे पर आगे जाने वाले नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी भी फिदा है, पूरी देश की जनता भी फिदा है। चलिए, ऐसा है कि इम्पैक्ट मैं बताता हूं क्या जी, अगर इम्पैक्ट आपने पूछा पहले क्यों नहीं बताया आपने? ये है जी, नहीं आपका समय कैसे आप चलिए जल्दी, समय कम है, 1 मिनट मेरे को बोलने देंगे। कैसे बोलने दो? आप पहले बोल चुके हैं, पहले आपने बताया ही नहीं। भाजपा के अंदर अब फ्लड गेट खुल गया है जी, जो और नेता है वो आने लग गए हैं, और उनका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उनकी जो छन्नी है, वो जवाब देने लग गई। अब मंदिर में मांसाहारी शराबी सब आएंगे। देखिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, सीधा अभी असर हुआ है भारतीय जनता पार्टी और इस देश के इतिहास में। अब तक हर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था, दूसरे और बोर्ड होते थे, कई सेल होते थे, प्रकोष्ठ होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बार मार्गदर्शन मंडल बना है, और ये इसलिए बना है कि उसमें 2 वरिष्ठ नेता हैं, और एक की उम्र 87 साल है, एक की कोई 81 साल है, और एक की स्थिति ऐसी है कि उनकी उम्र के बारे में बात नहीं हो सकती। मेरा सब कहना यह है कि अब तक जिस पार्टी के बारे में ये लगातार कहा जाता रहा है कि एक्सपीरियंस लोगों की बात होती है, आज अमित शाह जी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह तय हो गया कि अब पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस उतना शायद महत्वपूर्ण नहीं है जितना रिजल्ट ओरिएंटेड मामला होगा। जो रिजल्ट लाएगा वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, जो रिजल्ट नहीं लाएगा वो मार्गदर्शन मंडल में चला जाएगा। तो ये एक बेसिक डायरेक्ट असर पड़ा है।
ये मार्गदर्शक मंडल है या दर्शक मंडल है, वो ये तो अलग समय बात है, बताएगा। वो वो अलग क्या आप वो इसको दर्शक देखें, मंडल इसको भी हो देखें, सकता है, हिमांशु, दर्शक मंडल हो हिमांशु, सकता मैं है, सिर्फ मार्गदर्शक ना हो, आप ये उसमें देखिए, से एक किसी मार्ग राजनीतिक छूट दल में जाए और हिमांशु, दर्शक मंडल बन के रह जाए। किसी राजनीतिक दल में बुजुर्ग नेताओं के लिए कोई ऐसी जिसमें कि सम्मानजनक स्थिति रहे, जब वो लगातार मार्गदर्शन भी करते रहे और पार्टी में उनका सम्मान भी बना रहे, इस तरह की कोई किसी पार्टी में कोई व्यवस्था नहीं थी। जो ये भी आप create की मानते हैं, गई, जो जिसको लेके जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये दिलीप जी देखिए, ऐसा है, जो आपने सवाल किया उसका जवाब सिंपल ये है कि देश की और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो व्यक्ति आधारित ना हो। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो व्यक्ति आधारित नहीं है, इसलिए यहां ऐसा हुआ जी। और कोई भी पार्टी देख लीजिए वो व्यक्ति आधारित है। जहां व्यक्ति आधारित पार्टियां होंगी वहां इस तरह की चीजों की आप कल्पना नहीं अवधेश कर जी से सकते समझते हैं कि भाजपा पे क्या असर हुआ इसका। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हमको याद करना पड़ेगा। उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि केवल उसका परिणाम 2000 चुनाव का ही नहीं था। संगठन के जो दूसरे घटक थे वो सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने लगे थे। आप उस समय भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय किसान संघ का, विद्यार्थी परिषद का, विश्व हिंदू परिषद के नारे सुनिए कि क्या है। और उस सरकार के कार्यकाल में 4 अध्यक्ष बने जी। पार्टी को एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनाने की जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने बिना घोषित किए हुए कि विचारधारा विहीन ये कांग्रेस दल इसको बनाओ ताकि सत्ता में रहे, उसके असर हुए थे जी। उसके बाद से चाहे श्याम जी कुछ भी कहें, पार्टी वही कह रहा हूं ना, पार्टी रीऑर्गेनाइज्ड हुई नहीं है। मोदी एक गैल्वेनाइजेशन फोर्स के रूप में खड़ा हुए हैं, जिनकी ओर आकर्षण हुआ है। नेता सब वही थे। कोई वैचारिक स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर भाजपा में 2004 के बाद जो उसने घोषित की थी, इनको मालूम है कि एक बड़ी पुस्तिका आई थी भविष्य के कार्य करके, उस चिंतन हुआ था, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अभी की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर वो पार्टी नहीं है जो 1999-98 के पहले थी। लेकिन अब जो इस समय क्या है, तो पार्टी क्यों होगी? इस समय क्या है स्थिति? अब जो मोदी सरकार का क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय जनता पार्टी? प्रभाव यह पड़ा है कि प्रधानमंत्री हमेशा ये चाहते हैं कि अध्यक्ष और पार्टी, संसदीय लोकतंत्र की एक विडंबना है कि कोई भी प्रधानमंत्री चाहता है कि अध्यक्ष और पार्टी ऐसी हो जो कभी उनके निर्णय के मार्ग में खड़ी न हो सके। तो नरेंद्र मोदी ने उस रूप में अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की है, उसमें उनको अभी सफलता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, क्योंकि उनकी कल्पना से सरकार बनी है। अब इस समय वो सर्वोपरि नेता हैं पार्टी के भी और सरकार के भी, उसका परिणाम भविष्य में दिखाई देगा। लेकिन जो कुछ भी अभी पार्टी दिख रहा है वो मोदीमय पार्टी दिख रही है। यह भविष्य के लिए कतई अच्छा नहीं है। पहली बार एक ऐसा अध्यक्ष बना है जिसकी की राष्ट्रीय भूमिका नहीं थी, उसको अभी काम करके दिखाना है। जो टीम है उसमें भी हमने कुछ ऐसे लोग नहीं देखे हैं जिनकी की हम अपेक्षा कर सकते थे। मतलब यह है कि जो मोदी का तेवर है, जो मोदी का कलेवर है, उसके अनुरूप पार्टी नहीं है इस समय जी। पार्टी का वही पार्टी बनाने की तैयारी हो रही है। नहीं, उसकी असर नहीं हो रही है। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि जो उनका आक्रमक तैयारी नहीं है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं वो पुष्पेंद्र जी, वो चुनाव के रिजल्ट ओरिएंटेड की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव की पार्टी नहीं थी, एक विचार की पार्टी थी, बदलाव की पार्टी थी। तो क्या वो आज बदलाव की पार्टी नहीं है? क्या वो विचार की पार्टी नहीं है? आप ये कह रहे हैं? इस समय वो सत्ता की पार्टी है, बूथ केंद्रित उसके संगठन अवधेश जी, इसमें थोड़ा सा हम आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी पर फिर असर हो रहा है। लेकिन अब यह है कि क्या वो 2004 वाली स्थिति होगी 2014 में या बदलेगी, इसके लिए समय की आज भी अवधेश जी बीजेपी विचार वाली पार्टी है। बात अलग है कि विचार बदल गई है। जी श्याम जी, दो बातें हैं, दो अहम, बहुत सारे और भी चीजें हैं, लेकिन वाकई अब जो जिस तरह से पहले जो सामूहिक नेतृत्व की एक विचार की पर जो अवधेश जी कह रहे हैं, क्या उनमें वाकई बदलाव आ गए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो अंदर से देखते हैं और बाहर से देखते हैं, उनको मालूम है देश में कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये केडर पार्टी अगर कोई होगी देश में तो ये केडर पार्टी है, जहां एक सामान्य आदमी अध्यक्ष भी बन सकता है और एक सामान्य आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, जहां डेस्टिनी का कुछ नहीं चलता, जहां व्यक्ति की पूजा नहीं होती, जहां मेरिट की कदर होती है।
जो मंत्रिमंडल आप देखेंगे तो ऐसे सामान्य परिवारों से आए हुए लोग सब आज मंत्री पद की कुर्सियां संभाल रहे हुए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे। तो ये राजनीति, ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। इस केडर में पार्टी के प्रतिनिधियों को लेकर, उनके पीए को लेकर, सब पार्टी के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और पार्टी विद द डिफरेंस जो मेंटेन करना है वो हम कर रहे हैं। जो पार्टी की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद की, जो हिंदू राष्ट्रवाद की, वो कहां पे इस वक्त है? एक सफलता जो है ना, वो आपकी बहुत सारी कमजोरियों, गलतियों, भूलों को ढक देती है। वही अभी इस समय का सिचुएशन है। ये मैं आखिर में चलते चलते मुझे समय खत्म हो गया है श्याम जी, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पार्टी की वो जो वैचारिक जो आधार था, जिसे आप हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं, वो इस सरकार के बाद कहां है? निश्चित रूप से सैद्धांतिक, वैचारिक कोई भी विषय पर पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, बहुत अच्छी रफ्तार से आगे जा रही है और विकास के एजेंडे पर ये सब सैद्धांतिक विकास के एजेंडे पे तो हिंदू राष्ट्रवाद का वो एजेंडा कहां पे है? पूरा एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय, गरीब आदमी, ये केंद्र बिंदु रखकर पार्टी अपने सिद्धांतों पे आगे जा रही है। जी हिमांशु, इस पार्टी के वैचारिक स्तर जो इस वक्त है, जो राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, वो मोदी सरकार से प्रभावित दिख रहा है इस वक्त? देखिए दिलीप जी, बहुत कम शब्दों में, मैं बिल्कुल कम शब्दों में एक छोटे से उदाहरण से चीजों को बता देता हूं। जब बाढ़ आता है तो बड़े बड़े पत्थर को साथ लेके जाता है जी, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, बाढ़ जब खत्म होता है, पानी जब सूखता है, तो वही पत्थर पानी को रोकने का कारण बन जाता है जी। तो आज मोदी के बहाव में कई ऐसी चीजें हो रही है जो अभी मोदी के गुणगान में पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज अगर आप देखें झारखंड, बिहार या तमाम जगह, मैं झारखंड की बात जानता हूं कि आप दूसरे दल के विधायकों को शामिल कराते हैं, ठीक है, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप ऐसी पार्टी से लोग ये उम्मीद करते हैं कि पहले वो अपने दूसरे दल के से विधायकी से इस्तीफा दे, तब अपने यहां शामिल कराए। आप जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, आपसे जो लोगों की उम्मीद थी, आप एक ये कहते थे कि हम नीति पर चलते हैं, सिद्धांत पर चलते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सी नीति है? आपकी भी नीति यही है कि सत्ता हासिल करो जी, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। नहीं, देखिए एक बात तो जरूर है कि इस देश में बहुत सारे इश्यूज थे जिसको कोई छूने की कोशिश नहीं करता था और उनको ऐसा बना दिया था कि अगर आपने छुआ तो आप राजनीति में अछूत हो जाएंगे। धारा 370 के मामले पे ऐसा लगता था कि इस देश में मुसलमान विद्रोह कर देंगे, लेकिन जब बहस की बात हुई तो एक आदमी जो सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ करके उसका पूरा परिवार, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, तमाम अपने फिरकापरस्त एजेंडों को पूरा कर रहा था। जैसे इस देश में बात हुई कि साहब धारा 370 पे बात होगी, उसने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतरा है। बहुत सारे मुसलमान फिरकापरस्त जो हैं, आज तक उनको कोई कंडेम नहीं करता। ये तमाम सारी बातें कह रहा हूं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं नेशनलिज्म की, मोदी के 100 दिन के अंदर संकेतों के अंदर बड़ी चीजें कही गई हैं। जो समझने वाले लोग हैं वो उसको समझ रहे हैं कि संकेत में हिंदुइज्म की बात हो रही है, संकेत में नेशनल कल्चरिज्म की बात हो रही है, जो संघ का एक एजेंडा है। मैं मानता हूं कि 100 दिन में उसको मोदी ने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी पुख्ता उसके साथ उसको लागू किया है। मैंने समझने वाले समझ गए। धर्मानी जी, विकास, सुशासन और हिमांशु जी ने जो बात कही है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। जो बाढ़ आती है उसके बाद वहां जहां जहां पानी आता है वो जमीन फर्टाइल हो जाती है, ये कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जी। इसलिए जो फ्लड आया है उसके अंदर मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक फर्टाइल जमीन तैयार हो गई है। लास्ट वर्ड अवधेश जी, कैसे ये इसको खेती करते बिल्कुल कम शब्दों में फर्टाइल तो हो जाती है, लेकिन दिलीप जी आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से है, लेकिन कितने गांव को साफ कर देती है वो बाढ़ से कितने लोग तबाह हो जाते हैं। वाले में टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो ये कहा, मेरे से अगर पूछा जाए तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग पार्टियों के लोगों को अपने में समाहित किया है, वो भविष्य के लिए खतरे का सूचक है। इस समय लोग सत्ता की आकर्षण में आ रहे हैं, कोई वैचारिक, सैद्धांतिक और आदर्श को लेकर के नहीं आ रहे हैं। इनके पास कितने कार्यकर्ता से उसको तैयार करके उसकी जगह ला सकते हो गया है। श्याम जी, 100 दिन के जो संकेत हैं वो आगे किस तरह से दिख रहा है आपको? अच्छे दिन आने वाले हैं? भारत जैसे खंडप्राय देश को 100 दिन में उसका आकलन नहीं हो सकता, पर अभी जो दशा और दिशा स्पष्ट हो रही है, इस सरकार की जो दिशा दिख रही है, निश्चित रूप से जनता के मन में विश्वास जगा है, उम्मीदें जगी है। निश्चित रूप से यह सरकार विकास की ओर अब तेजी से आगे जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, उपेंद्र रवान जी, पुष्पेंद्र जी, श्याम जी, हिमांशु जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।